नेचर ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रवृत्ति है या जो उसकी प्रकृति है वो प्रकृति वैज्ञानिक है। तो हम साइकोलॉजी को वैज्ञानिक अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। जो जैसा हम इसकी प्रकृति में इसका पहला जो विशेषता, उसकी पहली विशेषता ये कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक यूज्ड अ साइंटिफिक मेथड। इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। इसलिए ये साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक विधि के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें हम प्रायोगिक विधियों का उपयोग करते हैं। इसके अध्ययन में हम प्रायोगिक विधियों का प्रयोग करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको हम कहते हैं, इसमें कहीं भी हम सर्वे या किसी और तरह का मेथड यूज ना करके हम इसमें प्रायोगिक विधि का उपयोग करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा हम देखेंगे वेरीफेबिलिटी। वेरीफेबिलिटी मतलब होता है सत्यापनिता। मतलब कि आपका जो ये स्टडी होगा साइकोलॉजी में, ये जो होगा वो कंप्लीटली प्रूव्ड स्टडी है। इसमें कहीं पे भी इमेजिनेशन या कल्पना का कोई स्थान नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि को उपयोग इसमें हम इसके अध्ययन में करते हैं, इसलिए भी इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, इमेजिनेशन का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता और ये कंप्लीटली सत्यापित या प्रमाणित विधि के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि अगर एक साथ बहुत सारे रिसर्चर एक ही किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो लास्ट में वो एक ही कंक्लूजन पर उन्हें पहुंचना चाहिए। अगर इनका कंक्लूजन सब अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक या हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उस अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है। इसलिए साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी का अध्ययन। प्रिडिक्शन साइकोलॉजी में प्रिडिक्शन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। साइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन के द्वारा हम अगर किसी इंडिविजुअल के व्यवहार या हम किसी मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसके प्रेजेंट, उसके वर्तमान के व्यवहार के आधार पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। उसे ही हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है यूनिवर्सिबिलिटी। यूनिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब कि अगर उसके जो भी थ्योरी और प्रिंसिपल्स होंगे या जो भी स्टडी हो रही है या मनोविज्ञान के जो थ्योरीज या प्रिंसिपल्स होंगे वो हर जगह पर सेम ही होंगे। अगर हम यहाँ पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो सिद्धांत होगा वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा और यहाँ से कहीं किसी दूसरी जगह पर भी हम अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी या उसके सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें यूनिवर्सिबिलिटी है। इसीलिए आप यहाँ से इन सारी क्वालिटीज़ या इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइकोलॉजी के मनोविज्ञान की शाखाओं को 3 भाग में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट इज जनरल, सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड थर्ड इज अप्लाइड। जनरल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आती है। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइकोलॉजी। स्पेसिफिक साइकोलॉजी विशिष्ट तरह के मनोविज्ञान जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड पैरा साइकोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब तात्पर्य यह है कि जब हम किसी क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए तो उसे हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, पैथोलॉजिकल, क्रिमिनल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड मैनेजरियल साइकोलॉजी। अब इन सभी में से हमारे काम का जो सब्जेक्ट है दैट इज अवर एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 words, education and psychology. Education means शिक्षा और psychology का अर्थ है मनोविज्ञान। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में
या अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, छात्र से जुड़ी, शिक्षक से जुड़ी या वातावरण से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के अध्ययन में किन विधियों का प्रयोग हम करते हैं, इसे हम आज ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, इंटरव्यू एंड सर्वे। ऐसी तो बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे इन सारी विधियों का प्रयोग हम उसके अध्ययन के लिए तो प्रयोग में लाते हैं। पहला है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। ये संरचनावादी जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसमें विलियम वुंड, स्टाउट, विलियम जेम्स और टीचर जैसे साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसका उपयोग कॉन्शियस एक्सपीरियंस के तत्वों को के अध्ययन के लिए उपयोग में लाया था। कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम कहते हैं चेतना की अनुभूति। चेतना की अनुभूति में उपयोग में लाए गए तत्वों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इस विधि को प्रयोग में लाया था। इस विधि के अंतर्गत इसका मेन जो डेफिनेशन है दैट इज लुक विधि। इट मीन्स इस विधि के द्वारा जो व्यक्ति है वो अपने अंदर होने वाली प्रतिक्रिया का ऑब्जर्वेशन करता है और उसका एक रिकॉर्ड बनाता है। जब हम एजुकेशन के फील्ड में इसका उपयोग करते हैं तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने अंदर चलने वाली प्रतिक्रिया या अपनी मनःस्थिति, अपने स्टेट ऑफ माइंड का प्रयोग, अपने स्टेट ऑफ माइंड का अध्ययन इस विधि का प्रयोग करके इसकी जांच वो कर सकते हैं और इसका एक उपयोग में ला सकते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि इस विधि में किस तरह से जो बाह्य तत्व है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमारी मनःस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम इसके अध्ययन में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो बाह्य तत्व हैं, उनका प्रभाव हमारी मनःस्थिति पे क्या पड़ता है और जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कि आपने इंट्रोस्पेक्शन मेथड में देखा कि हम अपने ही गतिविधियों का या अपने ही व्यवहार का अध्ययन हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके विपरीत ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किस तरह के दूसरों के व्यवहार का हम अध्ययन इस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम छात्रों के इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनकी रुचि, उनकी अभिक्षमता, इन सबका अध्ययन इस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। इस विधि के दो प्रकार हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है पार्टिसिपेटिव, जिसको हम सामान्य प्रेक्षण कहते हैं, और दूसरा है सहयोगी प्रेक्षण, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सामान्य प्रेक्षण है, सामान्य प्रेक्षण में हम नेचुरल तरीके से किसी भी चीज़ को देख के, ऑब्जर्व करके, अपने डेली एक्टिविटीज़ में हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके हम पता लगा पाते हैं और अध्ययन कर पाते हैं। पार्टिसिपेटिव आप जो देखेंगे, पार्टिसिपेटिव जैसे कि आपने बीएड में देखा होगा कि किस तरह से हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक स्टूडेंट क्लासरूम में टीचिंग करने जाता है और एक टीचर पीछे बैठ के उसकी टीचिंग का ऑब्जर्वेशन करता है, किस तरह की गतिविधियाँ कक्षा में हो रही हैं, किस तरह का व्यवहार छात्रों के द्वारा शिक्षक का है, शिक्षक किस तरह से छात्रों के साथ अंतःक्रिया कर रहा है। इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करके आपको क्रिटिसाइज किया जाता था, क्रिटिसिज्म बुक में लिखा जाता था। तो वो जो रिकॉर्ड है उसमें शिक्षक की भी सहभागिता होती थी। किस तरह से शिक्षक आपकी कक्षा में बैठ के सहभागी बन के और वो आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, इसे हम पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसमें हम नियंत्रित स्थिति में किसी के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर इन कंट्रोल सिचुएशन।
ये जो इसका अध्ययन हम फील्ड में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। अगर हम लैब में जब हम कोई नियंत्रित स्थिति का निर्माण हम करते हैं, कंट्रोल सिचुएशन को जब हम क्रिएट करते हैं लेबोरेटरी में, तो उसे हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। और जब हम किसी फील्ड में या किसी क्लासरूम या किसी और ऐसी इस तरह की जगह पे जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसे फील्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो मेन भूमिका निभाता है वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक तरह से प्लान और एक स्ट्रक्चर है कि आप पूरे अध्ययन में या पूरी विधि का प्रयोग करते समय आप कौन सी प्रक्रिया को अपनाने वाले हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करने वाले, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म, जिसमें कि हम डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन भी जो रिसर्च डिज़ाइन हमारा होता है, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, उसमें दिया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम वन ग्रुप डिज़ाइन भी क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत, और इसमें 2 ग्रुप डिज़ाइन भी होता है। 1 ग्रुप डिज़ाइन जो होता है उसमें एक जो मेथड होता है 1 ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इस विधि में हम एक ही ग्रुप का चयन करते हैं और उस ग्रुप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद उसके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्कोरिंग करते हैं और उससे हम जांच करते हैं कि क्या उसमें परिवर्तन आया या नहीं आया। और दूसरा जो मेथड है वो 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। एक ही ग्रुप का चयन करके पहले उसका एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्री टेस्ट। उस प्री टेस्ट के बाद उसको कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो कुछ कंडीशनिंग दी जाती है और उस कंडीशनिंग के बाद फिर से उसका पोस्ट टेस्ट किया जाता है और उसके प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जो मैंने आपको पहला टेस्ट बताया था दैट इज 1 ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, उसमें किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता, डायरेक्टली हम पोस्ट टेस्ट के स्कोर से हम उसके परिकल्पना की जांच करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो दूसरा था 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें प्री टेस्ट का स्कोर और पोस्ट टेस्ट का स्कोर, दोनों ही स्कोर को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तीसरा है इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप। जो ग्रुप है, ग्रुप में जो 1 ग्रुप आपने देखा था, अब यहाँ पे 2 ग्रुप डिज़ाइन। 2 ग्रुप डिज़ाइन जो होता है, यहाँ पे 2 ग्रुप का चयन हम करते हैं। एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप के रूप में रखते हैं और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद हम दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं। इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग कर सकते हैं और 2 ग्रुप पे भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग कर सकते हैं। मेथड, केस हिस्ट्री मेथड को हम केस इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत वो बालक, वो छात्र जिनकी समायोजन क्षमता कम होती है, जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और जो लोगों की भीड़ से अकेले रहने की कोशिश करते हैं, ऐसे छात्रों का अध्ययन हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत 3 स्टेप्स या 3 स्तर आते हैं, जिसमें हमें पहला जो स्टेप हमारा होता है वो होता है प्राइमरी या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन का। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो होती है, जिस छात्र के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति की प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जैसे उसका नाम, उसकी फादर, उसके पेरेंट्स का नाम, उसकी उम्र, उसकी शैक्षणिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं, वो किस वातावरण में रहता है, उसका जो स्टेटस है, उसका स्टेटस क्या है, वो उसका लेवल ऑफ इनकम क्या है, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें लेना होता है। उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड और उसके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन या प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है पास्ट इन्फॉर्मेशन की बारी या पास्ट हिस्ट्री। जो बालक जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, उसके बर्थ ऑर्डर से लेके और उसके बर्थ के बाद से टिल डेट, जिस दिन हम अध्ययन कर रहे हैं उस डेट तक के
बीच में जितनी भी गतिविधियाँ, ऐसी गतिविधियाँ जिसको बालक भूल नहीं पा रहा है या उसके जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन इवेंट्स को, उन गतिविधियों के बारे में हमें जानना होता है पास्ट हिस्ट्री के द्वारा। पास्ट इसका हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रेजेंट कंडीशन। अभी जो बालक की मनस्थिति, उसके जो माइंडसेट है या उसके जो मन की जो स्थिति है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है प्रेजेंट कंडीशन में। प्रेजेंट कंडीशन में बालक के अध्ययन की स्थिति या जो उसका एजुकेशन सिस्टम है या जो एजुकेशन वो ले रहा है वो कैसा एजुकेशन है, या वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है या अकेले रहना पसंद करता है, इस तरह कि वो अपने फैमिली की बात मानता है या नहीं मानता है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें उसके प्रेजेंट कंडीशन के विषय में लेनी होती है। इन तीनों ही स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसका एक रिकॉर्ड फॉर्म किया जाता है और इस रिकॉर्ड के द्वारा ये जो अध्ययन है ये निदानात्मक अध्ययन है जिसको हम रेमेडियल स्टडी कहते हैं। ये रेमेडियल स्टडी है। इन सारे इंफॉर्मेशन को लेने के बाद इसका एनालिसिस किया जाता है कि इस एनालिसिस के द्वारा बच्चे को किस तरह का, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको उपचार भी दिया जाता है और इस तरह के उपचार के द्वारा उसकी समस्या को दूर करने की, उस समस्या का निदान करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड को हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है आमने सामने, फेस टू फेस। हम जब बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी प्रश्नों के द्वारा या आपसे बातचीत के द्वारा जब हम बच्चे की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो उसे हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इंटरव्यू मेथड दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चर्ड और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू मेथड है उसमें जो प्रश्नों का जो क्रम होता है वो पहले से निर्धारित होता है। हम किस विषय पे प्रश्न करने वाले हैं और उन प्रश्नों को ऑर्डर या क्रम कैसा होगा वो हम पहले से निर्धारित करके रखते हैं और उसके द्वारा हम उसके दिए गए आंसर का एनालिसिस करते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंतर्गत हम किसी भी तरह के प्रश्नों का कोई भी क्रम हम निर्धारित किया हुआ नहीं रहता है। हम किसी भी तरह के प्रश्न किसी भी बालक से, किसी एक बालक से या किसी एक ग्रुप से हम रेंडमली से प्रश्न करते हैं और प्रश्नों का हम जवाब देते हैं और एनालिसिस करते हैं उसके उत्तर का। ये जो मेथड है ये हमारे लिए सहायक होता है बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए, और कई बार हमें जो वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस देना होता है उस गाइडेंस के लिए भी हमारे लिए ये जो इंटरव्यू मेथड होता है वो बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी के अध्ययन में हम किन विधियों का प्रयोग करते हैं और इन विधियों के द्वारा हम किस तरह से छात्र के व्यवहार का अध्ययन कर पाते हैं। यहाँ पे आप